स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे सबसे मेन अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन मीन्स क्या होता है? रीवैल्यू और रीअसेसमेंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो अब चेंजेस कहाँ पे होते हैं ये हमने पहले सीखना है। हमने एक बैलेंस शीट ली हुई है और नीचे इसकी एडजस्टमेंट ले रखी हैं। तो जो इसकी वैल्यू एसेट्स की हैं और जो नई वैल्यू हैं एडजस्टमेंट में दे रखी हैं, तो उनमें आपस में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने ये रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सो it tells us the profit and loss on revaluation of assets and liabilities। ये हमें ये भी बताता है कि हमें एसेट या लाइबिलिटी चेंज होने की वजह से प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, और ये कब कब प्रिपेयर किया जाता है? एट द टाइम ऑफ चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब बच्चों सबसे मेन बात आती है कि इसकी नेचर क्या है। रीवैल्यूएशन अकाउंट 1 मार्क का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि नेचर बताएं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। अब हम इसका परफॉर्मा सीखेंगे। परफॉर्मा इसका बहुत ही आसान है। जैसे आपने +1 में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है, प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट बनाया हुआ है, सेम वैसे ही इसका फॉर्मेट तैयार किया जाता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ऊपर लिखा हमने पर्टिकुलर्स रुपी, पर्टिकुलर्स अमाउंट बताया। तो मेन बात आती है कि इसमें लिखा क्या जाता है। तो सबसे पहले इसमें लिखा जाता है टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अभी मैंने आपको बताया कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का इसमें रूल फॉलो किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट में वो लिखा जाता है जो या तो खर्चे होते हैं या फिर नुकसान होता है, एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। और क्रेडिट में लिखा जाता है जो इनकम होती हैं या फिर गेन्स होते हैं। अब हमने सबसे पहले लाइन लिखी टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। इसका मतलब क्या है कि अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो ये फर्म का नुकसान है, तो हमने इसको डेबिट साइड में लिखना है। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। हमने स्टॉक की वैल्यू ली हुई है पहले बैलेंस शीट में 20,000, और इसकी एडजस्टमेंट में वैल्यू बता रखी है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टॉक 10%। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले 20,000 अमाउंट दिया हुआ है, डिक्रीज 10% हम इसको डिक्रीज करेंगे तो अमाउंट बताएंगे कितना आया यहाँ पे 2,000। अब ये वैल्यू कम हो रही है। वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि ये हमारा फर्म का नुकसान है। तो इस नुकसान को कहाँ लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है डेबिट साइड में। कैसे? टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब हम वो स्पेशल एसेट का नाम लिख देंगे जिससे ये वैल्यू डिक्रीज हुई है। अब ऐसे ही हम एग्जांपल लिखेंगे एक और, बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमें फिक्स्ड एसेट की वैल्यू दे रखी है 1 लाख, और नीचे एडजस्टमेंट में हमें बता रखा है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट 10%, कि हमने इसकी वैल्यू को 10% से इंक्रीज़ करना है। तो अब हम ये देखेंगे कि जब वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो पहले हम ये अमाउंट बताएंगे कितनी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे अमाउंट हमें दे रखा है 1 लाख, तो 10% इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये बन गया 10,000। इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, और इंक्रीज़ का मतलब है कि फर्म का फ़ायदा हो रहा है। और इसको लिखेंगे कहाँ पे? इसको लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में। बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जितना अमाउंट बढ़ा है या फिर जितना अमाउंट कम हुआ है वो लिखा जाएगा। जैसे स्टॉक का अमाउंट 2,000 कम हुआ था वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और फिक्स्ड एसेट का अमाउंट बढ़ा है तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ऐसे ही अब इसका, ये तो बात थी एसेट्स की। अब ऐसे ही इसका जो अपोजिट पॉइंट है लायबिलिटीज़, उसके बारे में बताएंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? टू इंक्रीज इन द
वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। अब जैसे इसका भी हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, क्रेडिटर हमें दिए हुए स्टार्टिंग में 10,000 और न्यू क्रेडिटर आर 15,000 और कहते हैं कि नए क्रेडिटर जो हैं अब 15,000 हैं। तो जो पुराने क्रेडिटर हैं 10,000, न्यू है 15,000। अब हम देखेंगे कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। जैसे इस क्वेश्चन में हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो अब हमने जो इसमें डिफरेंस है उस पॉइंट को मेन सबसे पहले कंसिडर करना है कि कितनी लाइबिलिटी बढ़ी है या फिर कम हुई है। जैसे ही मैंने ये एग्जांपल लिया था, इसमें लाइबिलिटी बढ़ी है तो ये फर्म का नुकसान हो रहा है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। कैसे? टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, और जितने अमाउंट बढ़ा वो अमाउंट हम लिखेंगे। और अगर मान लो ये अमाउंट कम हो जाता, जैसे न्यू क्रेडिटर 15,000 की जगह आ जाते, मान लो 9,000 आ जाते, तो इसमें और इसमें जो डिफरेंस है 1,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि फर्म को इससे प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है। तो उसको लिखते कहाँ पे हम? बाय डिक्रीज in the value of liabilities। कितना अमाउंट डिक्रीज हुआ वो अमाउंट लिखेंगे। अब तीसरी बात मेन इसमें और क्या आती है? टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। और इधर लिखेंगे हम बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ये अनरिकॉर्डेड क्या है? अनरिकॉर्डेड का मतलब है कि मान लो फर्म को एकदम लॉस उठाना पड़ा, जैसे हो सकता है कि फर्म के नाम का कोई कोर्ट में केस चल रहा है और वो केस जो है फर्म हार चुकी है, अब उसके लिए उसको पे करना पड़ा, तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। जितना भी अमाउंट है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये फर्म का नुकसान हो रहा है। ऐसे ही अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जो पहले बैलेंस शीट में कहीं भी नहीं बताई हुई लेकिन एडजस्टमेंट में दे रखी है कि नई वैल्यू है एसेट की, तो उससे फर्म को फ़ायदा होता है, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। अब मेन बात आती है स्टूडेंट कि अगर इसका क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो फर्म को लाभ होता है, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो फर्म को लॉस हो रहा है। तो उसको लिखते कैसे हैं? टू, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफ़र इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट कब लिखा जाता है? कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है व्हेन द कैपिटल ऑफ द फर्म इज़ नॉट फिक्स्ड। जब फर्म की जो कैपिटल होती है फिक्स नहीं होती तब हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, और जब फर्म की जो कैपिटल है फिक्स होती है तब हम करंट अकाउंट वर्ड यूज़ करते हैं। तो जितने भी पार्टनर हैं उनमें जो प्रॉफिट रेशो होती है जो हमें या तो क्वेश्चन में दी होती है, और अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं दे रखी होती तब हम उसको इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर देते हैं। और अगर मान लो डेबिट साइड ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे? बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफ़र इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये भी सेम, अगर तो हमें रेशो दे रखी है उस रेशो में डिवाइड करेंगे, या फिर अगर रेशो नहीं दे रखी तो इक्वल डिवाइड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा किया जाएगा क्या? जो डिफरेंस आएगा, अगर क्रेडिट साइड का डिफरेंस, क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है, तो वो डिफरेंस यहाँ पे लिखा जाता है। ऐसे ही अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है, वो डिफरेंस यहाँ पे लिखा जाता है, और लास्ट में इसका टोटल कर दिया जाता है। तो ये है मेन बच्चों इसका परफॉर्मा। ये वैल्यू तभी हमने लिखनी है जब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में चेंजेस बता रहा है। अगर मान लो एसेट्स और लाइबिलिटी में चेंजेस नहीं आ रहा है तो हमने परफॉर्मे में उसको नहीं बताना है। ओके स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें।